नमस्कार। आज बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक के बारे में। देखते हैं कि कंपनी अभी कहाँ खड़ी है, आगे क्या करने का प्लान है और हाँ, एक इन्वेस्टर के तौर पर इससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। तो सबके दिमाग में जो एक बड़ा सवाल घूम रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक आखिर है क्या, एक बहुत बड़ा मौका या फिर एक बहुत बड़ा धोखा। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल अभी से। इस वक्त ओला इलेक्ट्रिक का शेयर लगभग ₹40.5 पर ट्रेड कर रहा है। तो इसी नंबर को दिमाग में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले कंपनी की जर्नी को देखते हैं। इसका इतिहास ना काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है और इसी वजह से इन्वेस्टर्स थोड़ा सा कॉशियस हैं। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक जब मार्केट में आई थी ना, तो उनका प्लान बहुत बड़ा था, एकदम एम्बिशियस। अपनी फ्यूचर फैक्ट्री पर भारी पैसा लगाया, प्रोडक्शन और बैटरी सेल्स पर एक बड़ा दांव खेला और एक बहुत बड़ा सर्विस नेटवर्क बनाने की कोशिश की। लेकिन मार्केट में पहले से ही बजाज और टीवीएस मोटर जैसे बड़े प्लेयर्स आराम से बैठे थे, तो कंपटीशन आसान नहीं था। और इन सब चैलेंजेस का असर सीधा नंबर्स पे दिखता है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 26 के पहले क्वार्टर में ओला का रेवेन्यू रहा 828 करोड़ रुपए। अब ये सुनने में ठीक लग सकता है, लेकिन पिछले साल इसी टाइम के मुकाबले ये लगभग 50% कम है। मतलब सीधा आधा। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है और इन्वेस्टर्स के लिए एक चिंता की बात तो है ही। और कहानी सिर्फ रेवेन्यू पे खत्म नहीं होती। कंपनी का नेट लॉस यानी कि जो टोटल घाटा हुआ है वो है लगभग 428 करोड़ रुपए। तो ये नंबर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में काफी कुछ बता देता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है। इन सब मुश्किलों के बीच ओला अब एक नया रास्ता अपना रही है, एक ऐसा रास्ता जिसका टारगेट है प्रॉफिटेबिलिटी। चलिए देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है। तो ओला की जो रिकवरी स्ट्रैटेजी है ना, उसके 3 मेन पिलर्स हैं। नंबर 1, बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग अब इन हाउस करेंगे। इससे क्या होगा, कॉस्ट पे कंट्रोल आएगा। नंबर 2, अपने खुद के मोटर्स बनाएंगे और वो भी रेयर अर्थ फ्री। इससे टेक्नोलॉजी में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। और नंबर 3, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अब फोकस सिर्फ सेल्स बढ़ाने पर नहीं बल्कि ईबिडा पर है। अब ये ईबिडा क्या है? सिंपल भाषा में ये कंपनी की ऑपरेशनल कमाई है, मतलब टैक्स इंटरेस्ट वगैरह काटने से पहले का प्रॉफिट। इससे कंपनी के कोर बिजनेस की असली सेहत का पता चलता है। और इस स्ट्रैटेजी का ना एक पॉजिटिव साइन मिलना शुरू भी हो गया है। पता है क्या? कंपनी का जो ऑटो सेगमेंट है ना, वो हाल ही में ईबीडीए पॉजिटिव हो गया है। इसका मतलब कंपनी अब अपने मेन काम से, अपने कोर ऑपरेशन से पैसा बनाना शुरू कर चुकी है। ये एक बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव टर्न है। तो इन सब स्ट्रैटेजिक चेंजेस का फ्यूचर के लिए क्या मतलब निकलता है? चलिए अब आगे देखते हैं कि इस स्टॉक के लिए आने वाला रास्ता कैसा दिख सकता है। देखिए, अगर कंपनी अपने प्लान्स में आगे जाकर सफल हो जाती है, मतलब टेक्नोलॉजी बेहतर होती है, कॉस्ट कंट्रोल में आती है, तो एनालिस्ट्स का मानना है कि अगले 12 से 18 महीनों में ये स्टॉक 70 से 90 रुपए के लेवल तक जा सकता है। मतलब अभी के लेवल से काफी बड़ा जंप। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहां भी एक लेकिन है। इस उम्मीद के साथ साथ कुछ बड़े रिस्क्स भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मार्केट कभी भी बदल सकता है। बजाज और टीवीएस से कंपटीशन और टफ हो सकता है। रॉ मटेरियल की कीमतों का कोई भरोसा नहीं। और हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई चेंज आया तो उसका सीधा असर कंपनी पे पड़ेगा। तो अब सारी बातों को सामने रखते हुए, पॉजिटिव्स भी और नेगेटिव्स भी, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचना चाहिए, चलिए इसको समझते हैं। यहां ना 2 अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रैटेजी भी अलग हो सकती है। पहले, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और हाई रिस्क लेने से नहीं डरते, उनके लिए ये एक मौका हो सकता है, पर शर्त यह है कि कंपनी के फंडामेंटल्स में सुधार होता रहे। वहीं दूसरी तरफ, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या सेफ खेलना पसंद करते हैं, उनके लिए शायद वेट करना ही बेहतर है, क्योंकि कंपनी ने अभी तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाना शुरू नहीं किया है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी मेन सवाल पर आते हैं, क्या ओला अपने वादों को पूरा कर पाएगी? क्योंकि इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में एक बड़ा मौका बनेगा या नहीं। और ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर इन्वेस्टर को सोचना जरूरी है।